तुम तो जानते ही हो कि जो कुछ मेरे पास था मैं तुम्हें सौंप चुकी हूँ। सुहानी, तुम अपनी नौकरी के आधार पर बैंक से लोन ले सकती हो। मेरे ऊपर पहले से ही होम लोन है। अगर मैं लोन लूँगा तो किस्तें चुकाने के लिए घर के खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी, जो संभव नहीं है। यह तुम क्या कह रहे हो पंकज? मैं नौकरी आत्मनिर्भरता के लिए कर रही हूँ। लोन लेने के बाद तो लंबे समय तक किस्तें चुकानी पड़ेंगी। फिर जब हमारा परिवार बढ़ेगा तो मैं नौकरी छोड़ भी सकती हूँ। अतः मैं यह रिस्क नहीं ले सकती। बहन का विवाह उनकी नौकरी लगने के बाद भी किया जा सकता है, और मेरे दहेज के दिए हुए पैसे भी तो शादी में ही लग रहे हैं। सुहानी ने गुस्से में कहा, मगर तुम्हारा भविष्य मुझसे जुड़ा हुआ है ना सुहानी, और मैं जब तक अपनी पारिवारिक जवाबदारियों से मुक्ति नहीं हो जाता तब तक परिवार आगे बढ़ाना नहीं चाहता। मगर तुम्हें ही इस बच्चे की बड़ी जल्दी थी। मुझे यह बच्चा नहीं चाहिए। सुहानी बोली। अब समझ गई कि सुबह की बैठक में उससे रकम हथियाने के लिए भावनात्मक जाल बुना गया है, मगर उसने पंकज से इसकी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं की थी जो उसने अभी कहा। सुहानी ने दो टूक उत्तर दिया, यह क्या कह रहे हो तुम? होश में भी हो? तुम अपनी बहन का घर बसाने में हमें तो भूल ही गए। मैंने अब तक तुम्हारी हर बात मानी, मगर तुमने तो आज मेरे बच्चे को ही दांव पर लगा दिया। मुझे अपनी कमाई अपनी इच्छा से खर्च करने का पूरा अधिकार है, और मैं इस अधिकार में किसी को सेंध नहीं लगाने दूंगी। विवाह से पहले तुमने ऐसी कोई शर्त भी नहीं रखी थी कि मेरी कमाई पर मेरा हक नहीं रहेगा। सुहानी ने कहा, अगर मैं समझ सकती कि मुझसे दहेज इस रूप में हर बारी वसूला जाएगा तो मैं हरगिज तुमसे विवाह नहीं करती। मुझसे विवाह नहीं करती? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी सुहानी। अगर तुम्हारा यही फैसला है तो इस घर में तुम्हारे और उस बच्चे के लिए कोई जगह नहीं। कहते हुए पंकज कमरे से बाहर निकल गया। पंकज का जवाब सुनकर सुहानी जड़वत रह गई। उसे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, दिल जोरों का धड़कने लगा और हाथ कांपने लगे। अपने बच्चे का सोचकर सुहानी ने हिम्मत से काम लेते हुए तुरंत टैक्सी के लिए फोन करके अपने गहने कपड़े पैक किए और घर छोड़कर निकल पड़ी। सास ससुर उसे जाते हुए देखते रहे, मगर उसे रोकने का प्रयास किसी ने नहीं किया। शायद वे सारा मामला भांप गए थे। आखिर यह सब उनकी मिली भगत का ही तो परिणाम था। बेटी को सामान के साथ टैक्सी से अकेले उतरते देखकर माता पिता एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखने लगे। सुहानी ने अंदर आकर उनको प्रणाम किया और सब एक साथ बैठक में आ गए। माता पिता के पूछने पर उसने भरे गले से सारी दास्तान कहकर सुनाई। उन्होंने उसे तुरंत सांत्वना देते हुए कहा, बेटी दुख ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यह घर तुम्हारा भी है। मगर सुहानी समझ गई कि बेटियों का कोई घर नहीं होता। चाहे इस बात को माता पिता को मजबूरी में ही कहना पड़ता होगा कि यह घर उनके लिए पराया है, क्योंकि उन्हें पति के घर जाना होता है, और पति का घर, वो भी सारे त्याग तपस्या के बावजूद, उनका नहीं हो सकता। जब चाहे उन्हें प्रताड़ित और अपमानित करके बाहर कर दिया जाता है। सुहानी की भाभी सुंदर और नम्र व्यवहार वाली थी। 1 महीने बाद वहाँ से पंकज ने तलाक के कागजात भिजवा दिए। सुहानी ने उसी दिन ठान लिया कि वो इस बच्चे का खुद ही पालन पोषण करेगी। जैसे तैसे महीने गुजर गए। सुहानी ने अपनी नौकरी जारी रखी थी, क्योंकि वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। आज सुहानी ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, जिसका उसने नाम रखा अंकिता। सुहानी की भाभी और माँ सुहानी और अंकिता का खूब ख्याल रखती थी। इन्हीं की प्यार की वजह से सुहानी ने डिलीवरी के बाद फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लिया। सुहानी नीति को स्वीकार करते हुए मन ही मन सबसे पहले किसी सोसाइटी में अपना घर खरीदने का संकल्प ले लिया। अपना घर जहां सुनहरी सुबह और सुरमई शाम का एक टुकड़ा सिर्फ उसका होगा। ऑफिस जाना शुरू करते ही वो अपने घर के आसपास ही एक सोसाइटी में अपना घर बुक करने के लिए बैंक से लोन लेने की कवायद में जुट गई, और अच्छी नौकरी के आधार पर उसका लोन शीघ्र ही स्वीकृत हो भी गया। और
उसने एक बेडरूम हॉल किचन वाला हाउस खरीद लिया। खरीदने के बाद ही चैन की सांस ली। आज सुहानी अपने खुद के घर में शिफ्ट हो गई। बेटी अंकिता भी धीरे धीरे 6 महीने की हो गई। सुहानी के ऑफिस जाने के बाद अंकिता किसी पर बोझ न बने, इसका भी इंतजाम सुहानी ने कर रखा था। उसने फुल टाइम मेड रख ली थी जो घर का पूरा देखभाल करती। सुहानी का परिवार भी बगल की सोसाइटी में था, जो रोज कमला जी और भानु जी आ जाते थे अंकिता को संभालने। दिन रात दोनों को एक ही बात की चिंता सताती थी, कैसे भी बेटी का फिर से घर बस जाए। आज सुहानी की कंपनी का किसी बड़ी कंपनी के सीनियर के साथ मीटिंग था। जैसे सुहानी ने अरविंद को उस मीटिंग में देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए। यह तो वही अरविंद है जो सुहानी के साथ कॉलेज में पढ़ता था और पढ़ाई पूरी करने के बाद वो बाहर चला गया था। सुहानी बोली, अरविंद तुम? हाँ, मीटिंग खत्म होने के बाद दोनों पास के कैफे में गए बात करने। तुम यहाँ कैसे? इस कंपनी में एम्प्लॉय हो? हाँ अरविंद, तुम कैसे हो? कब आए और कभी संपर्क क्यों नहीं किया? हाँ, काफ़ी लंबे अरसे से हमारी बातचीत नहीं हुई। बताओ कैसे गुजर रही है तुम्हारी जिंदगी? पंकज कैसा है? तुम्हें कैसे पता चला उसका नाम? मैडम भूल गई राशि को? उसने मुझे बताया था कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। कब मिलवा रही हो पंकज से? कुछ देर शांत रहने के बाद सुहानी ने कहा, अरविंद मेरा पंकज से तलाक हो चुका है और उसने सारी बात बता दी। ओह, सुनकर बहुत दुख हुआ सुहानी। अब क्या करने का इरादा है? सुहानी ने बात काटते हुए कहा, मेरी छोड़ो, अपनी बात बताओ। तुम्हारी शादी हुई? कितने बच्चे हैं? मैंने अभी तक शादी नहीं की है, क्योंकि जिसको मैं चाहता था उसकी तो शादी हो गई थी। और ऊपर वाले का कर्म देखो, आज वो मेरे सामने बैठी है। यह क्या कह रहे हो? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मैं अंकिता को एक पिता का सहारा देना चाहता हूँ। काफ़ी दिनों तक सोचने के बाद और सबकी राय लेने के बाद आज सुहानी ने अरविंद को हाँ कह दिया। इस बात से अरविंद के माता पिता और बड़ी बहन बहुत खुश थे कि आखिर उनका बेटा शादी करने के लिए राजी हुआ। अरविंद और सुहानी की शादी हो गई। अरविंद ने अपनी दीदी के बारे में सुहानी से बताया कि जीजा जी सड़क दुर्घटना में चल बसे थे। उनकी दीदी सिर्फ 32 साल की ही थी। घर वालों के कहने पर उन्होंने इस शादी के लिए हामी भरी थी। मामा ने यह रिश्ता बताया है। लड़का इंजीनियर है, खाते पीते घर का है और तलाकशुदा है, बच्चे नहीं हैं। उसकी पहली पत्नी किसी पैसे वाले के चक्कर में थी और उसी के साथ चली गई। सबको यह रिश्ता पसंद आया तो अगले हफ्ते दीदी की सगाई है। देखो, सारी तैयारियां तुम्हें ही देखना है। आखिर इस घर की नई नवेली बहू जो हो। आज दीदी की सगाई थी, सिर्फ घर के लोग ही थे। तभी लड़के वालों ने घंटी का बटन दबा दिया। तुरंत द्वार खोलकर सबको अंदर आमंत्रित किया गया और सबको जलपान करवाया गया। तभी अरविंद के माता पिता जी ने बेटे और बहू को साथ में बुलवाया। अरविंद का हाथ थामे हुए सुहानी ने मुस्कुराते हुए अंदर प्रवेश किया, मगर सुहानी पर नजर पड़ते ही पंकज की दशा ऐसी हो गई जैसे सैकड़ों बिच्छुओं ने उसे एक साथ डस लिया हो। उसके पसीने छूटने लगे। अरविंद के माता पिता ने बहू का परिचय करवाते हुए कहा, पंकज बेटा, यह मेरी प्यारी बहू सुहानी। तभी सुहानी ने कहा, रुको माँ जी, रुको मम्मी जी, मैं इनका परिचय करवाती हूँ। ये है मिस्टर पंकज, मेरे पूर्व पति, और मैं इनकी वही पत्नी हूँ जिन्हें छोड़कर मैं किसी पैसे वाले के साथ भाग गई थी। सुहानी की बातें सुनकर सबको सारा ब्रह्मांड घूमता हुआ नजर आने लगा। इसी बीच अरविंद की बहन ने कहा, हाँ रे लोभी पुरुष, तुम्हारे स्वार्थी सोच के आगे महिला विमर्श फिर सहसा चीख पड़ी। मैं तुम्हारे साथ हूँ भाभी, कहकर उसने बहते हुए आंसुओं को रोकने का प्रयास करते हुए कहा, धोखेबाज कहीं का, निकल मेरे घर से। और बारी बारी से जब सब निकल गए तब उसने जोर से दरवाजा बंद किया और जोर से सुहानी के गले लग गई। और मेरे प्यारे दोस्तों, लालच एक ऐसी बला है जिसके चक्कर में जो फंसा वो कभी उबर नहीं पाया। वही लालच की वजह से आज पंकज कहीं का ना रहा। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें
ज़रूर बताएं। और अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।